हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, और ये हमारा अभी कौन सा लेक्चर है बच्चों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उन 3 लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक समझे थे आइए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मनी, और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था क्वालिटीज ऑफ मनी। अब यहाँ पर इस लास्ट लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ मनी के फंक्शंस, यानी मनी के क्या क्या काम होते हैं, और फिर हम यहाँ पे समझेंगे ब्लैक मनी के बारे में भी कि ये ब्लैक मनी किसका नाम है और क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है दोस्तों, कहाँ पर आना है, आपके पेज नंबर 12 पे आ जाना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों फंक्शंस ऑफ मनी। तो अगर देखा जाए तो फंक्शंस ऑफ मनी यहाँ पे देखिएगा, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो सेकेंडरी फंक्शन, और यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों कंटिजेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए जरा हम बात करते हैं बच्चे प्राइमरी फंक्शन की। तो देखो मनी के प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा क्या है दोस्तों, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कहने का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे अगर मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो ये तो आप नाम से ही समझ जाओगे। देखो मनी क्या है दोस्तों, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर मुझे कोई सामान चाहिए तो मैं मनी दे करके, पैसा दे करके वो सामान बहुत आसानी से खरीद सकती हूँ। ठीक है, मुझे इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कोई भी चीज खरीद सकती हूँ। तो मनी जो है वो कैसे काम करता है, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वो ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसा काम करता है। राइट, तो ये हो गया इसका मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनी कमोडिटी कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर मनी, है ना। मनी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गुड्स को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। अगर किसी सामने वाले पर्सन को सामान बेचना है तो हम उससे पैसा लेंगे, सामान बेच देंगे। अगर हमें सामान खरीदना है तो पैसा देंगे और सामान ले लेंगे। वेरी सिंपल, है ना। तो ये कैसे काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास पैसा होता है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना। पैसे में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गुड्स के वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। हमें मालूम है ये वाला सामान है 20 रुपए का, ये है 50 रुपए का, तो इस सामान के लिए मुझे 50 रुपए देना पड़ेगा, इसके लिए 20 रुपए देना पड़ेगा। यानी मनी की मदद से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी कमोडिटी है उसके वैल्यू को हम इजिली मेजर कर सकते हैं। हमें इसमें चिंता करने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। देखो प्राइस इज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कोई भी सर्विस हो या फिर कोई भी कमोडिटी हो उसके प्राइस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में, है ना। जैसे मान लो कि टीचर आपको पढ़ा रहे तो बताते हैं कि हमारी फीस इतनी रहेगी, या फिर मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको क्या करते, वैसे तो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते लेकिन उसके बदले में आपसे फीस लेते हैं। आपको बताते हैं कि आपका चार्ज 500 रुपए होगा या फिर 100 रुपए होगा। तो वो कैसे बताया उन्होंने, मनी के टर्म में ही बताया, मॉनेटरी टर्म में ही बताया। राइट, तो वही है। तो मनी क्या करता है देखिएगा, मनी इनेबल्स टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटीज, यानी मनी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो कमोडिटी के प्राइसेस है ना उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे को वो कपड़ा पसंद आया, ठीक है, तो मैंने पूछा अंकल जी ये कितने का है, अंकल बोले ये है 1000 का। फिर मैंने दूसरा कपड़ा पूछा, वो कहते हैं ये तो 500 रुपए का है। तो मैंने सोचा अरे दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं तो चलो 500 रुपए वाला लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर करके समझा, ये 1000 मतलब ज्यादा, ये 500 यानी कि क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कमोडिटीज है ना उनके प्राइसेस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं। एंड क्या होता है कि अलग अलग करेंसीज का यूज किया जाता है कमोडिटी को खरीदने के लिए अलग अलग कंट्रीज में। जैसे हमारे इंडिया में क्या चलता है, रुपी चलता है ना, हम कहते हैं 1 रुपया 2 रुपया। और अगर मैं यूएसए की बात करूं बच्चे तो वहां पे चलता है डॉलर। हमारे इंडिया का जो रुपीज होता है उसका सिंबल कैसा होता है दोस्तों, ऐसा। डॉलर का कैसा होता है, ऐसे होता है, आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे यूके में क्या चलता है, पाउंड चलता है। जापान में क्या चलता है, येन चलता है। वैसे ही अलग अलग जो कंट्रीज है ना सबका अपना करेंसी होता है। राइट, तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए और डॉलर के बारे में पता होना चाहिए, बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि सब कंट्रीज का अपना अपना करेंसी होता है। राइट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल काइंड्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन में यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डेफर्ड पेमेंट यानी क्या होता है ना, फ्यूचर में पेमेंट करना। तो देखो दोस्तों, ये जो मनी है ना
मनी के आने की वजह से लोन लेना कितना आसान हो गया, लोन लेना या फिर लोन देना, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो वहां पे लोन लेने को तो आप ले लोगे, लेकिन फिर उसका रीपेमेंट कैसे करोगे? आपको सामने वाले ने मान लो कोई ऐसे चीज दे दिया है जो खराब हो सकता है, अब उसको वैसे ही कंडीशन में, सेम कंडीशन में वापस लौटाना कितना डिफिकल्ट हो सकता था, है ना। बार्टर सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अब आ चुका है हमारे पास पैसा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेफर्ड पेमेंट करना हो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। हमने लिया 10,000 रुपए लोन और फिर हम उनको लौटा देंगे 10,000 के 10,000, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको, अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन्स वाज इजी, यानी बार्टर सिस्टम में लोन लेना तो भैया इजी था, लेकिन उसका रीपेमेंट करना that was difficult, right? Because loan was in the form of grains, cattle, etc. क्योंकि जो लोन रहता था वो ग्रेन या फिर कैटल के फॉर्म में होता था। अब आपने कोई बकरी खरीदी, ठीक है, तो जब आपने बकरी खरीदी नहीं, मतलब जब एक्सचेंज किया तो बकरी छोटी थी, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद बकरी तो बड़ी हो गई, तो फिर उसका दाम भी ज्यादा लगना चाहिए। अब आप कैसे उसको वापस से रिटर्न करोगे, राइट? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी डिफिकल्टीज होती थी, लेकिन मनी, पैसे ने आकर के ये सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर दिया है, कम कर दिया है उसने। ओवरकम यानी क्या? उसको हटा देना, वो परेशानी उसने हटा दी है। डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आया? बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम, मनी मेक्स अ बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। यानी देखो, मनी की वजह से क्या हुआ है, पैसे का लेना और पैसा देना, बोरोइंग यानी पैसा लेना, लेंडिंग यानी पैसा देना, ठीक है। हम पैसे किसी को उधारी पे दे रहे हैं या फिर लोन पे दे रहे हैं, वो सब लेंडिंग में आ जाएगा। तो मनी का बोरोइंग और लेंडिंग बहुत ईजी हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब मनी का वैल्यू होता है जिसको हम देखो, जैसे कोई भी पैसा है ना, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, उन सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है दोस्तों। और वो वैल्यू जो है वो घटने बढ़ने वाला नहीं है, सामान महंगे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जो पैसा है ना, 10 रुपए का नोट है तो वो 10 ही रहेगा, 5 रुपए का अगर सिक्का है तो 5 रुपए का ही रहेगा, राइट? तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। आई जरा इसके बारे में समझते हैं। मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट्स इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इन फ्यूचर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, आपको बताती हूँ, जैसे कि जो मनी है वो आपके करंट की जो जरूरत है उसको तो पूरा करेगा ही, लेकिन अगर आप उस पैसे को स्टोर करके रख दो तो वो आपके फ्यूचर नीड्स को भी पूरा करेगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो कैसी है यहाँ पे समझिएगा, उसकी वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए एक साथ ना 5,000 रुपए आ गए, अब मैंने क्या सोचा, अभी तो मुझे 1,000 की जरूरत है, चलो मैं 4,000 रख देती हूँ, मेरे को बाद में काम आएगा, तो मैंने 4,000 रख दिया, यानी वो जो वैल्यू थी मैंने उसको स्टोर करके रख दिया, मैं बाद में उसका यूज करूंगी तो बाद में वो मेरे काम आएगा ना। अब ऐसा नहीं कि मैं उसको 2 महीने बाद निकालूंगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो 4,000 के 4,000 ही रहेंगे। तो यहाँ पे वही बातें दी गई है। दिस इज द पॉसिबल ड्यू टू सेविंग्स, राइट? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेविंग, है ना। इसके लिए तो इंसान सेविंग करता है कि आज पैसे बचाएंगे तो कल काम आएगा। देखो यहाँ पे लॉर्ड जेम्स केन्स क्या कहते हैं कि मनी इज अ लिंक बिटवीन, मनी क्या है दोस्तों, ये लिंक है बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक लिंक है ना, इस रूप में ये कार्य करता है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो मनी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट? जैसे मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप क्या करोगे, आप उसको बेच सकते हो ना, आपको मिला पैसा और आपने वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वो पैसे की मदद से, उसने आपको पैसा दिया, आपने उसको सामान दिया, बात खत्म। सामान मतलब आपने उसको प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। तो हम पैसे की वजह से क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका फंक्शन है कि हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। यानी मतलब कोई भी चीज है तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। जैसे रियल एसेट्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ रियल एसेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है ना, कोई शॉप है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको हम बहुत आसानी से बेच सकते हैं। दूसरे लोग हमें पैसा देंगे और हम उनको सामान दे देंगे, बात खत्म, ठीक है। यानी हमारी जो प्रॉपर्टी हम उनके नाम कर देंगे, बराबर। तो ये हो गया दोस्तों ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये हो गया इसका सेकेंडरी फंक्शन, याद रखिएगा। पहला मैंने आपको क्या बताया इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा मैंने आपको बताया स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा बताया ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम बात करेंगे कंटीजेंट फंक्शन की। कंटीजेंट फंक्शन क्या है दोस्तों, इसमें आप समझिएगा, इसमें भी हमें 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। पहला तो ये है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो मनी की मदद से हम, जैसे अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो
कंट्री का, हमारे कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो मॉनेटरी टर्म में क्या किया जाता है दोस्तों, उसको मेजर किया जाता है कि इतना है हमारा नेशनल इनकम। हम बताते हैं ना एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है हम बताते हैं, तो वो मॉनेटरी टर्म में बता रहे हैं, यानी पैसे की ही मदद से बता रहे हैं। वरना मान लो अगर ये पैसा नहीं होता तो हम कैसे बताते कि हमारा नेशनल इनकम कितना है? हम क्या पूरा सामान इकट्ठा कर करके दिखाते कि देखो हमारा नेशनल इनकम इतना है? ऐसे दिखा पाते नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो कितनी प्रॉब्लम होती। तो ये देखो, ये भी इसका एक बहुत अच्छा काम है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी आपका नेशनल इनकम है उसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी हम मनी के टर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बताइए क्या होता है? लैंड कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जैसे लैंड का हमें क्या मिलता है? रेंट, राइट। फिर वेजेस का, लेबर का वेजेस, मतलब लेबर को वेजेस देना होता है। और इंटरेस्ट किसका होता है? कैपिटल का। और एंटरप्रेन्योर का क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी देखो आपको बताती हूँ, ये जो पैसा है ना, ये क्या है दोस्तों? ये है बेसिस ऑफ क्रेडिट। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो क्या करना होता है? बैंक में जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो स्टार्टिंग में आप कोई ना कोई पैसा उसमें ले जा करके डालते हो, तब जाके आपका पैसा वहां पे सेव होता है और फिर बाद में आप उसको निकाल सकते हो। यानी आपको क्या करना होता है? पहले बैंक वाले को पैसा देना होता है, तब जाके वो आपके पैसे को डिपॉजिट करता है, यानी आपका पैसा उसके पास होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट बनाने का मतलब जैसे क्रेडिट मनी बनाया आपने कैसे? पैसे की ही मदद से तो बनाया। जब बैंक में अकाउंट खुलवा रहे थे तो आपने पैसा दिया, तब जाके वो आपका पैसा क्रिएट हो पाया है बैंक के अंदर, राइट। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया है दोस्तों? ये मनी की वजह से। पैसा नहीं होता तो आप कैसे बैंक में ले जाकर के उसको जमा करते? क्या सामान देते? सब्जियां देते, दूध देते, या फिर आप आलू वगैरह ले जा करके देते? बताओ, वो सब स्टोर करके रखते, फिर आपको जब जरूरत पड़ती तो जाते मेरा आलू दे दो, फिर वो आलू निकाल के देते। ऐसे होता क्या? नहीं, ये सब बहुत गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो समझिएगा, कमर्शियल बैंक जो होते हैं क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यानी प्राइमरी डिपॉजिट मतलब वही हुआ कि बैंक अकाउंट जब आप खोल रहे हो तो उस टाइम पे जो आप पैसा दे रहे हो दैट इज योर प्राइमरी डिपॉजिट। यानी हम खुद जाते हैं बैंक के पास, कहते हैं बैंक भैया ये ले लो मेरा पैसा, इसको रखो, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगा, तो वो आपका प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट की मदद से जो कमर्शियल बैंक है दोस्तों वो क्रेडिट मनी को क्रिएट करते हैं एंड मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पार्ट्स, अच्छा इसमें 4 है क्या? ओहो, मुझे लगा था बस इसमें 3 पॉइंट्स ही है। एक और पॉइंट्स है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, पढ़ेंगे इसको, पहले ये देख लेते हैं। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, जैसे अगर मैं मनी की बात करूं दोस्तों तो मनी क्या है? मनी एक प्रकार का असेट है, लेकिन कैसा असेट है दोस्तों? लिक्विड असेट है। लिक्विड असेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम मनी की मदद से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई सामान है तो उसको बेच करके हमारे पास पैसा आ सकता है तुरंत के तुरंत, यानी ये लिक्विड। जैसे लिक्विड कैसा होता है? पानी कैसा होता है दोस्तों? उधर उसको आप बहाओगे, ठीक है, तो वो तुरंत के तुरंत बह जाएगा, जिधर भी उसको ढलान मिलेगी वैसे बह जाएगा, वो इंतजार नहीं करेगा, अच्छा रात होगी तब मैं बहूंगा या फिर सुबह होगी तब मैं बहूंगा, ऐसा नहीं सोचता है। पानी आपने गिरा है, जिधर ढलान मिलेगी वो फटफट करके चला जाएगा, ठीक है। तो पैसा भी कुछ वैसा ही होता है। अगर आप पैसे से कुछ सामान खरीदना चाहते हो आप तुरंत के तुरंत खरीद सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होने वाली है ना। इसीलिए बोला गया है कि मनी क्या है? तो इट इज नोन एज लिक्विड असेट्स, इसको लिक्विड असेट्स के रूप में जाना जाता है। और मनी कैन बी इजिली कन्वर्टेड, मनी को हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से किसी भी असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पैसा दिया और मैंने ना मेरा कंप्यूटर खरीद लिया, राइट। तो कंप्यूटर मेरा क्या है? वो एक असेट्स, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी ही तो है, मेरा मतलब मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैं चाहूँ तो इसको बेच करके वापस से पैसे ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं? मनी को बहुत आसानी से असेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड किसी भी असेट्स को हम मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन कैन परचेज, मतलब एग्जाम्पल भी दिया गया, देखो इंसान मतलब कोई पर्सन क्या कर सकता है दोस्तों? गोल्ड परचेज कर सकता है, और अगर उसको वो गोल्ड बेचना है तो बेच भी सकता है, वापस से पैसा ले सकता है, या फिर उन पैसों से और कुछ भी खरीद सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट की बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज भी खरीद सकता है ना। अब आप सोचेंगे गोल्ड तो हमको समझ में आया, लेकिन ये बॉन्ड और सिक्योरिटीज क्या है? तो देखो ये ना
क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे शेयर होता है ना, कुछ उसी तरह का ये बॉन्ड और सिक्योरिटीज होती हैं, यानी एक प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये अगर आपने एसपी सब्जेक्ट लिया होगा ना, तो वहां पे आपको ये पढ़ने के लिए अवश्य ही मिलेगा, ठीक है, चिंता मत करो। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए भी हम मनी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी की, या फिर टोटल सेविंग, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये जो सारे वेरिएबल्स है ना दोस्तों, इनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं बहुत आसानी से इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, मॉनेटरी टर्म्स में हम इनको एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना हमारा जीएनपी रहा है, इतना सेविंग रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट रहा है, हम इजिली बता सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ, मतलब विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। अगर ये मनी नहीं होता तो हम कैसे बताते कि हमारा जीएनपी कितना है, हमने टोटल कितना सेविंग किया है हमारे कंट्री में, राइट, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब कुछ हम कुछ नहीं बता पाते अगर ये पैसा नहीं होता तो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट एक्सेट्रा, यानी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना हुआ तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अगर बजट बनाना हुआ, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना है, ये साल में क्या करना है, सब कुछ का ब्यौरा जब बनाना होता है तो उस टाइम पे भी ये मनी का ही उपयोग किया जाता है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये थे दोस्तों मनी के कार्य यानी कि फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा हमने देखा कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमने क्या क्या देखा बच्चे? हमने देखा यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। सेकेंडरी में हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा पॉइंट हमने इसमें देखा स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कंटीजेंट में हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए। पहला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, और हमने चौथा वाला देखा एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी क्या है? तो ब्लैक मतलब होता है काला, और मनी यानी पैसा। क्या काले पैसे को हम कहेंगे ब्लैक मनी? तो नहीं, काले पैसे को हम ब्लैक मनी नहीं कहेंगे। वैसे तो इसका मतलब यही होता है कि काला मनी, लेकिन काला पैसा नहीं होता है। पैसा हमेशा जो कलर का रहेगा वही कलर का रहेगा, ठीक है। देखो इसको ब्लैक मनी क्यों कहते हैं? मान लीजिए कोई ऐसा पैसा, मैं आपको बताती हूँ। देखो आप ना कोई फ्लैट खरीद रहे हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो ऐसा होता है, क्या होता है कि जो बेचते रहते हैं घर को, वो क्या कहते हैं कि आप ना इतना पैसा क्या करना, मान लो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस प्रॉपर्टी का जो दाम है ना, आपको उसने, सामने वाले पर्सन ने, आप जहाँ पे गए थे खरीदने, उसने बोला कि इस प्रॉपर्टी का दाम कितना है, 10 लाख रुपया है, ठीक है, इसका 10 लाख रुपए दाम है। मैंने कहा ठीक है भाई, ले लेना 10 लाख रुपए और मुझे ये प्रॉपर्टी दे देना। लेकिन उसने कहा ठीक है आपको देंगे तो सही, लेकिन आपको ना ये तो आपको देना ही है, ये तो आपके कागज में जो भी आपका अग्रीमेंट बनेगा, मतलब जो भी रजिस्ट्री वगैरह होगा, उसमें ये 10 लाख रुपए लिखा रहेगा। लेकिन सुनो, आपको ना 2 लाख रुपए क्या करना है, एक्स्ट्रा हमें देना है। तो मैंने पूछा है 2 लाख क्यों? इसका दाम तो खाली बस 10 लाख रुपए है, 2 लाख क्यों चाहिए? उसने कहा नहीं, ये देना होता है, ये ब्लैक में आपको देना पड़ेगा, ये सरकार की नजरों से बचा करके देना पड़ेगा, यानी इसका कुछ लेखा जोखा नहीं रहेगा, आपको हमारे हाथ में इतने पैसे ला करके देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा व्हाइट मनी है भाई, क्योंकि ये सरकार की नजर है इस पे कि 10 लाख रुपए का इसने प्रॉपर्टी खरीदा है, इसके ऊपर प्रॉपर्ली सब कुछ टैक्स वगैरह पे किया गया। लेकिन ये जो 2 लाख रुपया है ना, ये है काला पैसा, यानी कि ब्लैक मनी, क्योंकि इस पे सरकार की नजर पड़ी ही नहीं। हम बैठे ऑफिस में गए, हमने 2 लाख रुपए दिए और उन्होंने लिए, बस बात खत्म। सरकार को कोई भनक नहीं, कानो कान खबर नहीं कि ये 2 लाख रुपए का भी लेन देन हुआ है। सरकार की नजरों में तो बस यही है ना। तो बताओ ये 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लिया क्या गवर्नमेंट ने? नहीं लिया। तो इसीलिए ये पैसा कहलाएगा दोस्तों ब्लैक मनी। समझ में आया? और ब्लैक मनी तो लिया और दिया जाता ही है ना, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, ठीक है। हम लोग हर जगह देखते हैं कि नहीं, करप्शन है कितना। अगर आपको कहीं पे किसी से काम करवाना है कुछ, ठीक है, आप कहीं पे गए ऑफिस में, तो वहां पे लाइन लगी हुई है, तो वहां पे भी कई सारे दलाल लोग रहते हैं कि आप हमें पैसा दे दो, हम आपको एकदम आगे भेज देंगे, VIP वाले में भेज देंगे। तो यहाँ पर भी परेशानी है, यानी कि करप्शन, ब्राइबरी हो गया, ब्लैक मार्केटिंग, राइट। तो ये सबसे ये ब्लैक मनी जो है वो क्रिएट होता है। तो आइए जरा इसके बारे में हम समझें क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। वैसे इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया ना, कि जिन पर सरकार की नजर ना हो, यानी जिस पैसे के ऊपर हमने टैक्स भरा ही नहीं, ऐसे पैसे को हम कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। चलो देखते हैं। ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर
फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, यानी जो कैश में रिसीव किया जाता है और जिस पे सरकार की नजर नहीं होती है, जिस पे हमने टैक्स नहीं भरा हुआ होता है, ऐसे पैसे को हम कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। एंड ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड मनी, यानी टैक्स से चुराया हुआ पैसा होता है, ठीक है, हमने उसके ऊपर टैक्स भरा ही नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा भी है। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स, यानी हम लीगल और इलीगल तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पैसे को कमा सकते हैं। ब्लैक मनी एनकरेजेस, ब्लैक मनी क्या करता है, एनकरेज करता है किसको, इलीगल एक्टिविटीज को। लेट्स से फॉर एग्जांपल करप्शन, है ना, तो करप्शन में ब्लैक मनी क्रिएट होता है। ब्राइबरी हो गया, मतलब हम मान लीजिए किसी को कोई नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, ठीक है, तो वहां पे भी घूस वगैरह देते हैं कि चलो आप ना 50,000 ले लेना और मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, ठीक है, तो ये परेशानी हो गई। यहाँ पे भी तो काला पैसा क्रिएट हुआ कि नहीं, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग होती है। फिर होर्डिंग हो गया, होर्डिंग यानी क्या होता है कि जमाखोरी करना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मतलब किसी चीज को क्या करना है, स्टोर करके रख लेना, चुरा करके रख लेना कि बाद में जब इसके दाम बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे, ठीक है, तो ये भी तो इसी का ही एग्जांपल हुआ, राइट। दिस क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी चीजें, ये जो एक्टिविटीज हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज, इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना बच्चे, वो मतलब हमारा जो आर्थिक विकास है वो रुक जाता है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज के वजह से। इसीलिए जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। देखो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक मनी की वजह से क्या क्या क्रिएट होता है, बताना। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी, ठीक है। एंड टू कंट्रोल ब्लैक मनी, अब देखो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का सबसे मेन जो हथियार है ना बच्चे, वो क्या है जानते हैं आप सभी लोग? डीमोनेटाइजेशन, जो हमारे देश में हुआ भी था। डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना कि 2000 के नोट हमारे यहाँ पे, याद करो, मोदी जी ने क्या किए थे, अनाउंस किया था और डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, यानी कि जो नोट थे उनको बंद कर दिया था, बराबर। और वो अचानक से किया, पहले से किसी को पता नहीं था। अगर पहले से लोगों को पता होता तो अपना अपना पैसा सब लोग क्या करते, जब बैंक में ले जा करके दे देते, उसको वाइट करा लेते, ठीक है। लेकिन किसी को बताया नहीं, डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दिया कि पैसा आज से बंद हो चुका है। तो फिर लोग जिन्होंने पैसा इतना सारा अलमारी में भर भर के रखा था, अब वो क्या करें? सोचो, अगर वो बैंक के पास लेकर के जाए तो बैंक पूछेगी कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, बताओ, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो फिर जाते जेल में, है ना। तो इसीलिए जो करप्शन वाले लोग थे, जिन्होंने ऐसा लोगों से पैसा मतलब छीन छीन के, यानी लोगों को कैसे उल्लू बना बना के जो भी पैसा कमाया था, राइट, उन लोगों का पैसा क्या हुआ, पूरा बेकार हुआ, ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से। क्योंकि अब तिजोरी में पड़ा रहेगा, बैंक वाले के पास तो लेकर के जा नहीं सकते, क्योंकि बैंक पूछेगी आपसे सवाल, आप सवाल पूछेगी तो जवाब कहाँ से लाओगे? जवाब नहीं है तो रखो अपना पैसा, है ना, पूरा खराब। अब वो पैसा नहीं, अब बस कागज का टुकड़ा रह गया है, ठीक है। तो ये डिमोनेटाइजेशन जो है, ये काफी अच्छा हथियार है किसके लिए? ब्लैक मनी को खत्म करने का। ओके, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो याद रखिएगा, आपसे पूछा, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लैक मनी को हटाने का सबसे मेन हथियार क्या है, तो आप बता सकते हो डिमोनेटाइजेशन, डिनोमिनेशन नहीं है, डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने हमारा ये जो चैप्टर था मनी वाला, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं मनी के बारे में, तो अच्छे से इसको पढ़िए। कुछ भी कहीं से डाउट आता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो, सभी को नमस्ते।